Good morning, everyone. Welcome to Momentum Masters. Let's start with the NCRT exampler for physics section. We have already done first two chapters. This is your third chapter, electricity. The first question: a cell, resistor, key, and emitter are arranged as shown in the figure 12.1. थ्री ऑप्शंस दिए हैं. इसमें आपसे पूछा गया है किस एमिटर में मैक्सिमम रीडिंग होगी. अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो तीनों में ही जो एमीटर है वो आपका कनेक्टेड है इन सीरीज. तो तीनों ही केसेस में रीडिंग विल बी मैक्सिमम होगी आपकी. इन ऑल दी थ्री केसेस योर रीडिंग विल बी similar, so the same. The same in all the cases. Question number 2. In the following circuit, heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12-volt battery will be. अब आपसे पूछा गया है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है. अब यहाँ पर हमें V पता है और R पता है, तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर की जगह वी स्क्वायर आर लिख लेंगे इंटू टी. तो अब आप निकाल लें. फर्स्ट केसेस में इट इज 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 12 6 72 टी. एंड इन सेकेंड केस लेट टी बी 1 सेकेंड. अगर हम टी को 1 सेकेंड एज्यूम कर रहे हैं तो पर सेकेंड के हिसाब से दिस विल बी 72 जूल्स. सेकेंड क्वेश्चन में इट इज 4 2 + 2 4 ओम रेजिस्टेंस हो गई आपकी कनेक्टेड. सो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, सो अगेन इट इज 3, सो दिस इज 36 जूल. टी तो 1 है ही हमारा. अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/2 + 1/2 दैट इज 1. रेजिस्टेंस 1 होगी. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज आल्सो 1, सो दिस इज 12 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाय 1, so 144 joule. In that way it will be maximum in case 3. Although NCERT exemplar में इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है, but the calculation shows it's third. So आप इसको ध्यान में रखेंगे. अगर पेपर में आता है तो you have to tick D because it is the correct one and वो NCERT में misprinted है. Let's move to next. This is question number 3. Now question number 3 is electrical resistivity. Electrical resistivity आपकी रो होती है. रो आपकी किस चीज पर डिपेंड करती है? देखिए ना, वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना थिकनेस पे, ना शेप पे. नेचर ऑफ मटेरियल पे वो डेफिनेटली डिपेंड करती है. तो इसका आंसर आपका डी होगा. तो लेंथ और थिकनेस पे कौन डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टेंस. तो क्या कोई और भी पैरामीटर है जिसपे हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? तो आंसर इज यस, इट डिपेंड्स. और किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी. नाउ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स. 16 सेकेंड्स में कितने पास करेंगे? हमें पता है Q इज इक्वल टू आई टी. और Q का भी एक फॉर्मूला होता है Ne इज इक्वल टू आई टी. तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1. टाइम हो गया 16 सेकेंड्स और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. आप इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ गया आपका 10 और ये -19 ऊपर जाके 10 टू पावर 20. A will be your answer. Next question, identify the circuit in which the electrical components have been properly connected. Properly connected किस में है? तो आप ये देखिए कि यहाँ पर वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया तो ये गलत हो गया. अब यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में है, ठीक है. एमीटर सीरीज में है, ठीक है. सो बी विल बी योर आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट.
ओके अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल आइडियल अगर वोल्ट मीटर की बात की जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। और अगर आइडियल एमीटर की बात करी जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ताकि मैक्सिमम करंट उससे फ्लो करे और वहां पर मैक्सिमम आपका पोटेंशियल ड्रॉप आपको अचीव हो। ये हमेशा पैरेलल में लगेगा और ये हमेशा आपका सीरीज में लगेगा। कनेक्शन शुड बी सिमिलर, नेगेटिव एंड से नेगेटिव, पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव। वाई, ताकि करंट उसमें से फ्लो करे, ठीक है। Let's move to next question number 6. It is what is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each. देखिए maximum resistance के लिए आपको combination use करना पड़ता है सीरीज। So 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. So आपने 5 times किया तो this is 5/5 or which is comes out to be 1 ohm and answer is 1 ohm। जैसे 1 upon RP is 1 but RP भी 1 ही होगा। What is the minimum resistance? minimum resistance के लिए आपको पैरेलल कनेक्शन चाहिए, तो पैरेलल में आपको ध्यान रखना है 1 upon 1/5 plus 1 upon 1/5 plus so on 5 times। So this is 5 plus 5 plus, तो 5 resistance है तो this is 25। 1 upon RP is 25, so RP is 1 upon 25, so B is answer। Next is 8, the proper representation of series combination। series combination का मतलब एक positive then one complete cell then another, so A is the right answer। यहाँ पर connections नहीं है इन दोनों में और यहाँ पर reverse, this is a parallel, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पेपर में पैरेलल आ जाए तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल वाला कनेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। सबसे पहले वोल्टेज का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, दैट इज W अपॉन Q। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको करंट की डेफिनेशन से याद हो तो दिस इज I क्रॉस T, तो आपका फॉर्मूला बना 9th का A इज द राइट आंसर। Let's move to question number 10. A cylindrical conductor of length L, uniform cross section area A, has a resistance R. Another conductor, यहाँ पे another conductor लिखा है जिसका लेंथ 2 है और रेजिस्टेंस स्टिल R है। तो देखिए आपका R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो अगर आपने लेंथ को 2L किया है तो आपको एरिया को भी क्या करना होगा 2A, सो दैट आप स्टिल क्या मेंटेन कर सके R को R, तो एरिया विल बी ट्वाइस, तो C इज द राइट आंसर। बट आपको एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर स्ट्रेच्ड वर्ड मेंशन हो तो जब आप स्ट्रेच्ड वर्ड मेंशन होता है तो आपका रेशियो एरिया का भी चेंज हो जाता है, दैट विल बी A1L1 इज इक्वल टू A2L2, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। A2L2 में अब आप A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी L2 बाय L1, तो जो आपकी वो रेशियो होगी उसका ट्वाइस, तो ये एक स्टार मार्क करके आई एम राइटिंग इट फॉर यू। अब इसको आप याद रखेंगे कि अगर स्ट्रेच किया गया है, सेम ही वायर को स्ट्रेच किया गया है तो उसमें जो एरिया है वो भी चेंज हो जाता है L2 बाय L1 के, तो जो रिजल्टेंट R निकलता है, अगर आप R2 बाय R1 निकालेंगे तो वो आएगा L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको एक बात याद रखनी होगी, हम इसको रिमेंबर रखेंगे क्योंकि हार्डली चांसेस होते हैं एमसीक्यू में जब आता है तो क्विकली आप करके गलत कराते हैं, बट ये आपको याद रखना है। इट इज okay, let's move to next page। Okay, my next question is, a student carries out an experiment and plot the VI graph of the 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? In such type of question, you have to just draw a straight line and you have to observe that you have to calculate resistance। तो आप resistance का formula देखेंगे तो resistance is V upon I। तो अभी आप देख सकते हैं कि R is inversely proportional to I from this formula।
तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज I3 एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I1 फॉर अ पर्टिकुलर वी, फॉर अ फिक्स्ड वी। तो हम ये कह सकते हैं I3 सबसे ज्यादा होगा, R2 उससे ज्यादा होगा एंड I1 उससे ज्यादा होगा। ठीक है, बट आई थिंक आई हैव रिटन इट रॉन्ग, रिकरेक्ट। So it is I1 and this is I2 and this is I3। अब हमें पता है I1 सबसे ज्यादा है, तो I1 सबसे ज्यादा है तो R1 सबसे कम होगा। अब आप ऑप्शन चूज कर लेंगे वाला, तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% इंक्रीज का मतलब है अब वो कितना हो गया बेटा, 2I। आपको पावर बतानी है। जब वो I था तो आपकी पावर थी I²R। जब वो 2I हो गया तो आपकी पावर हो गई 2I का होल स्क्वायर इंटू आर। इसको P डैश लिख लें, इट बिकम्स 4I²R। दिस इज योर फाइनल पावर। तो आपका डेल्टा P कितना हो गया, P डैश माइनस P, दैट इज 3I²R। इंक्रीज कितना हुआ, 300 टाइम्स। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। The question is resistivity does not change if मटेरियल, अभी आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। वो कब नहीं होगी, जब उसका शेप चेंज हो रहा होगा, तो शेप चेंज के लिए वो नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्री bulbs ABC operating 40, 60 and 100 respectively are connected in parallel to an electric source। जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सभी के अंदर वोल्टेज आपकी क्या सेम रहेगी। तो अब आप पावर का फॉर्मूला लगाओगे V²/R वाला। अब V सबके लिए सेम है तो हमें पता चल गया पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और यू कैन से जिसका पावर सबसे ज्यादा, जिसकी इसको मॉडिफाई करके लिखें तो हम कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसका R सबसे कम, तो इसमें लेस R है। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब अगर R कम है तो I क्या होगा, ज्यादा, इट विल बी मोर ब्राइटर। तो इसका आंसर आपका बना सी, द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B विल बी मोर देन दैट ऑफ ए से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा एक्चुअली आपकी 100 वॉट की होगी एंड बाकी सबको आप एडजस्ट कर सकते हैं। In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6-volt battery. The heat dissipated by 4 ohm resistor in 5 seconds will be। पहले तो ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो आपकी R नेट कितनी हो गई सर्किट के अंदर, 6 ओम हो गया। अब इसमें आप करंट निकाल लीजिए, तो आपका करंट कितना होगा, V कितना लगा है 6 अपॉन 6, तो वो आपका आ गया 1 एम्पियर। अब आपका 1 एम्पियर करंट है तो आप 4 ओम के अगेंस्ट 5 सेकेंड का हीट निकाल लीजिए, दैट इज I²R C। आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5, तो टोटल 20 जूल। सी इज योर आंसर। Next is question number 16. An electric kettle consume 1 kilowatt of electric power when operated at 220 watt. A fuse of wire rating must be used for। अब पावर आपको दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो P is equal to VI एक फॉर्मूला होता है। हम इसमें पावर को 1000 watt लिखेंगे बिकॉज इट्स इन किलो एंड इट विल डिवाइडेड विद 220। ये आपका करंट आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 11 एंड दिस इज 50। तो 50/11 विच इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। तो आपका फ्यूज की रेटिंग इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर लगा देंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Two resistors of resistance 2 ohm 4 ohm when connected to a battery will have। अब दो resistors हैं when connected to a battery will have same current flowing through them when connected in parallel। wrong। पैरेलल में जब भी आप कनेक्ट करते हो तो उनकी वोल्टेज सेम होती है, सेम करंट के लिए दे मस्ट बी इन सीरीज। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। Unit of electric power may also be expressed as।
पावर, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी आई, पावर इज वोल्ट, वॉट, 1 watt, और दिस इज 1 volt into 1 ampere. तो वोल्ट एम्पियर इज द another name for watt. Now let's move to second chapter, last chapter of physics, that is magnetism. Okay, your first question, choose the incorrect statement from the following regarding magnetic field lines of the field. Magnetic field lines of the field के बारे में हमें incorrect statement choose करनी है. The direction of magnetic field at a point is taken to be the direction in which north pole of the magnetic compass needle points. दैट इज ट्रू कि आपकी अगर आपका डाउनवर्ड जा रहा है करंट तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन आप निकाल लेंगे. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, दैट इज आल्सो ट्रू. इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ. नो, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ. वो जीरो नहीं, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं. तो आपका ये पोर्शन इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट. अगर आपने की आउट कर ली तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगी. तो देखिए, जब आपने इंसर्ट कर रखा था तो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे इस डायरेक्शन में, राइट, ऐसे बने होंगे. जैसे ही आप टेकन आउट करेंगे तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस इन डायरेक्शन. तो ये आपकी पैरेलल लाइंस बन गई ईच अदर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ओके, थर्ड में ही वो सेइंग कि दो पॉइंट्स हैं ए बी. एक बार आप लूप के राइट हैंड साइड पे खड़े हो, एक बार आप लूप के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो. व्हेन द करंट इज सीन फ्रॉम पॉइंट ए इज एंटी क्लॉकवाइज. जब आप ए पे खड़े होके देख रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. फिर उसके बाद जब आप पॉइंट बी से आप अपोजिट साइड चले गए तब आप देख रहे हो तो उसके अंदर जो मोशन है वो क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से. तो ये आपका सेम डायरेक्शन बन गया. तो अब उसके अंदर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए. बी टू ए वो कैसे पॉइंट करेंगे. तो जब आप एक फील्ड को बी टू ए देखेंगे तो आप बी पॉइंट पे खड़े हैं और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई. ठीक है. द अमर्जिंग नॉर्थ पोल आपका किधर बनेगा, बिकॉज वो बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका जो फील्ड है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है. तो ए सरफेस आपका नॉर्थ बनेगा बिकॉज आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ फेस से एमर्ज आउट करती हैं. जाती जरूर है वो नॉर्थ टू साउथ बट दे एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटर्स फ्रॉम द साउथ. नेक्स्ट, for a current in a long straight solenoid, N S poles are created at the two ends. Among the following are the incorrect. Again आपको incorrect statement identify करनी है. The filled line inside solenoid are in the form of straight line. True, which indicate magnetic field is same at all points. True. This is a true sentence. Next, the strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece. Yes, हम soft iron कौन रख के electromagnet बनाते हैं, that is also true. The pattern of the magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern. No, this is wrong. It behave like a bar magnet होता है, different नहीं होता. यहाँ पर behave like a bar magnet होता है. The solenoid behave like a bar magnet when placed into a magnetic field. Next is a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure 13.3. आपकी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे. प्रोटॉन इज गोइंग अपवर्ड, तो प्रोटॉन आपकी करंट के डायरेक्शन को शो करता है बट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आपकी करंट की डायरेक्शन होती है. तो दोनों ही केसेस में करंट आपका अपवर्ड मूव कर रहा है. तो आपको बताना है कि फोर्स किधर लग रहा हो. फोर्स आपका आउटवर्ड आ रहा है, सो आंसर इज फोर्स
बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आपका दोनों ही जगह आपका फोर्स किधर आएगा, अगर आपका करंट अपवर्ड जाएगा तो आपका फोर्स किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। नेक्स्ट, commercial electric motors. Now motors are not part of syllabus, so this is out of syllabus. हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 13 देयर आर टू कॉइल्स वाउंड ऑन अ नॉन कनेक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड। इनिशियली द की इज not inserted, then the key is inserted and later removed, then the deflection in the galvanometer remains zero throughout. ओके, देखिए गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि गैल्वेनोमीटर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इट इज वेरी मच नॉट अ बिग थिंग, आप याद रख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर आपके एमीटर की तरह ही फंक्शन करता है, बट ये बस स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है। अगर लार्ज करंट होगा तो वो गैल्वेनोमीटर को करप्ट कर देगा, खराब कर देगा। तो अभी आगे चलें कि ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा था कि इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड, पहले हमने नहीं की थी, लेकिन जैसे ही हमने की इंसर्ट की एंड फिर हमने उसको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स जीरो थ्रू आउट। नहीं, देखिए इंसर्ट जब आपने किया होगा की को तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। अच्छा, ये इंड्यूस का केस हो गया। देखिए अगर आपने यहाँ की इंसर्ट करी, इसमें करंट बढ़ेगा, उस करंट के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी ये जो रॉड है ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। मैग्नेटाइज्ड हो जाने की वजह से वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट डेवलप होगा, आई डेवलप होगा, और उस करंट की वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन। ये इंड्यूस का क्वेश्चन हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। वो इंड्यूस करंट होता है जब भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये आप 12th में पढ़ेंगे। Next is choose the incorrect statement. Fleming right hand rule is simple rule to know the direction of induced current. क्वेश्चन नंबर 8 में आप उनको कहा है कि यहाँ पर आपको इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये तो पहला ये हो गया। दूसरा, 1/50 seconds is 50. Next is the right hand thumb rule is used to find the direction of direction of magnetic field due to current carrying conductor. Right hand thumb rule, right, ये true है, this is true. Next is the difference between direct and alternating current is that direct current always flow in one direction, whereas alternating reverse its direction. This is also true. In India, AC changes direction after every 1/50th second. अब आपको इसमें इनकॉरेक्ट आइडेंटिफाई करना था। अभी आप कंफ्यूज होंगे फर्स्ट और उसमें, क्योंकि उसमें वर्ड है इंड्यूस्ड करंट। एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल इंड्यूस्ड करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए होता है, दिस इज ट्रू, बट दिस इज योर आंसर। ये फोर्थ स्टेटमेंट होगी, बिकॉज इंडिया में 1/100 सेकेंड में जाके वो चेंज करता है, बिकॉज इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं, जो हमने कल ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक पढ़ते हुए लर्न भी किया था। Now question number 9. A constant current flows in a direction, flows in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west. East to west. तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई इस वायर के अंदर। The direction of magnetic field at a point will be north to south. नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे होगे, वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा इन द फील्ड, देखिए वो करेगा अबव, बिकॉज अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो उसकी वजह से ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी प्रोड्यूस होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और इनवर्ड वो पॉइंट कर रही होंगी इस पॉइंट पे। तो इनवर्ड पॉइंट करने का मतलब है कि आपकी वो नॉर्थ से एंटर कर रही है और साउथ की तरफ लीव कर रही है, तो वो यहाँ पर, सॉरी दिस इज नॉट ए, इट इज डायरेक्टली बिलो द वायर जब वो आ रही है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा आपका। नेक्स्ट इज
नॉर्थ से साउथ की तरफ ना, ऊपर की तरफ इनवर्ड है एंड नीचे की तरफ क्रॉस है, तो तब ये बनेगी आपकी मूवमेंट, ठीक है। Next is 10th. The strength of magnetic field inside a long current carrying solenoid is more at the ends than at the center. Same at all points. Inside वो same रहता है. Next, to convert an AC generator into, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे. Next is 12th. The most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting और ओवरलोडिंग इज यूज ऑफ फ्यूज. तो अर्थिंग किस लिए करा जाता है? अर्थिंग शॉक से प्रिवेंट करने के लिए करा जाता है उन अप्लायंसेस को, दोज हैविंग अ मेटालिक बॉडी. That's all about the NCERT exemplar MCQs of physics section. Thank you.